कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट होने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन होगा आज का। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा। ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का सपोर्ट करिए। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट के जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या आप MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो MCQ क्वेश्चन के भी मॉक टेस्ट भी और आपके जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से डिस्कशन किया गया है और डिस्कशन चल भी रहा है दोस्तों। सब सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करें दोस्तों, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि कौन से पार्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे दोस्तों तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो आज का जो विषय है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग ने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, उनकी विशेषताएँ, उनकी कमियाँ और उनकी विशेषताएं के बारे में देखा, उनकी कमियों को हमने देखा। पिट्स इंडिया एक्ट क्या है ये बारे में हमने समझा, उसको बात समझ आ रही है। आज हम देख रहे हैं, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं देखी, उसकी कमियां देखी। आज हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं। बात समझ आ रही दोस्तों, आइए चलते हैं। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहले दोस्तों 1783 के रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए अगले एक दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए। असल में दोस्तों जब 1773 का रेगुलेटरी एक्ट में काफ़ी कमियां थीं, उन कमियों को ब्रिटिश संसद ने क्या किया दोस्तों, भारतीय संसद ही याद आएगा। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है कि जब 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की बहुत सारी कमियां थीं, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी के जो भारतीय क्षेत्र के प्रशासन थे उसको और अधिक मजबूत करने के लिए और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए एक दशक के दौरान जो बहुत सारी जांच चले कि उसमें कैसी कमी को दूर की जाए, कैसे उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। बात समझ में आई। तब ब्रिटिश संसद ने क्या किया, एक एक्ट पारित किया। ठीक है, क्या किया, एक्ट पारित किया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता क्या है दोस्तों कि वाणिज्यिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों का पृथक्करण। यानी जो पहली विशेषता है वो क्या है पिट्स इंडिया एक्ट की, वो बिजनेस और पॉलिटी जिम्मेदारों का पृथक्करण, यानी अलग अलग वाणिज्यिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को का अलग अलग करना। ठीक है। फिर है निदेशक मंडल वाणिज्य का प्रबंधन करता था, जबकि नव स्थापित नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। यानी कि जो निदेशक मंडल था वो क्या करता था, वो आपके वाणिज्य का प्रबंधन करता था। ठीक है। जबकि जो नया स्थापित जो कंट्रोल बोर्ड था वो क्या करता था, राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। आगे है गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या घटाकर 3 कर दी गई, जिससे निर्णय लेने में तेजी आ गई। दोस्तों 1773 के रेगुलर एक्ट में एक कमी थी कि उसमें 4 सदस्य टीम बनाई गई थी, और इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिससे निर्णय लेने में क्या आ गई, तेजी आ गई। आगे है प्यारे दोस्तों, गवर्नर जनरल और परिषद को अधिक केंद्रीकरण प्राप्त हुआ तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नर सभी मामलों में अधीनस्थ हो गए। यानी कि जो गवर्नर जनरल और जो परिषद थी, ठीक, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको क्या हो गया, अधिक केंद्रीकरण मिला, यानी कि वो अधिक उसका केंद्र स्थापित हो सका। बात समझ में आई। बहुत अच्छी तरह से केंद्र में स्थापित हो सका, अच्छी तरह से मजबूती के साथ।
तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नर सभी मामलों में अधीनस्थ हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पे है दोस्तों, इस अधिनियम में पहली बार कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया। यानी कि ये जो पीट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा जो भारत के जो क्षेत्र पर कब्जा किया गया था उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में क्या किया, दर्शाया गया, यानी कि बताया गया, संदर्भित किया गया कि भारत में ब्रिटिश संपत्ति जो है उसके बारे में। बस समझिए आगे विशेषता क्या है प्यारे दोस्तों कि 1786 के एक अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया और उन्हें क्राउन के लिए महत्वपूर्ण मामलों में परिषद को दरकिनार करने का अधिकार दिया। यानी कि 1784 के आगे के 2 साल बाद क्या हुआ कि 1786 में एक अधिनियम पारित हुआ और उस अधिनियम ने क्या किया कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया। यानी कि जो गवर्नर जनरल जो था उसको क्या बन गया, कमांडर इन चीफ बन गया और उन्हें क्राउन के लिए महत्वपूर्ण मामलों में, यानी कि जो क्राउन होता था उसमें जो मामले होते थे उस मामलों में क्या किया, परिषद को दरकिनार यानी इग्नोर करने का अधिकार दे दिया कि वो अपने से मामलों में मतलब निर्णय ले सकता है। बात समझ में, आगे चलते हैं। देखेंगे प्यारे दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का विश्लेषण। बात समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भला हो सके। तो दोस्तों पहला विश्लेषण क्या है कि पीट्स इंडिया एक्ट ने दोहरी सरकार की शुरुआत की, जहां ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों का निर्देश करता था जबकि कंपनी आर्थिक मामलों का प्रबंधन करती थी। पहला क्या है, पीट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया दोस्तों, दोहरी सरकार की इसकी शुरुआत की, जहाँ कई क्षेत्रों में इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, कई क्षेत्रों में इनकी सरकार बनी जहाँ ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों की, और जो ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, उनके राजनीतिक मामलों को देख रेख करता था, जबकि जो कंपनी थी वो आर्थिक मामलों का प्रबंधन करती थी। आगे चलते हैं। इसने भारत में सत्ता को केंद्रीकृत कर दिया यानी कि स्थापित कर दिया तथा क्षेत्रीय प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण कदम था। यानी कि जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसने क्या किया कि सत्ता को मजबूती से केंद्रित कर दिया तथा क्षेत्रीय प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। जो क्षेत्रीय प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में कर दिया, अंडर में कर दिया, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत को एकीकृत यानी कि जोड़ने, एक साथ करने में महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, भारत को एकीकृत यानी इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा है प्यारे दोस्तों, हालांकि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के बीच अधिकारों के विभाजन से अस्पष्टता पैदा हो गई। ठीक है, जो नियंत्रण बोर्ड थे, जो नियंत्रण मंडल थे, उनके बीच अधिकारों के विभाजन को लेकर क्या हो गई, अस्पष्टता हो गई। उनमें किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टता नहीं थी कि कौन से अधिकार किसको दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे पे है दोस्तों, इससे लॉर्ड कार्नवालिस जैसे गवर्नर जनरल को विवेक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला तथा अक्सर वे गृह सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कार्य करते थे। यानी जो लॉर्ड कार्नवालिस थे वो गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कार्नवालिस जैसे गवर्नर जनरल को क्या हुआ, वो अपने विवेक के अनुसार यानी अपनी सोच समझ के आधार पर जो है उन्हें क्या करने का अधिकार मिला, प्रयोग करने का अवसर मिला। ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल होते थे लॉर्ड कार्नवालिस और भी कोई गवर्नर जनरल थे, उन्हें क्या किया गया कि किसी भी मामले में अपने विवेक का अधिकार यानी अपनी सोच समझ का प्रयोग करने का अधिकार मिल गया तथा अक्सर वे गृह सरकार के न्यूनतम, जो गृह सरकार थी उनके न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कार्य करते थे। यानी कि वे उनकी नीतियों में भी क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। आगे देखते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 पीट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था। यानी कि 1784 पीट्स इंडिया एक्ट को क्या किया गया, पारित किया गया, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालिक युवा मंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि पीट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था 1784 में, उसका नाम जो है वो किसके आधार पर रखा गया है, तो उसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। आगे है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। यानी जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 था उसके तहत
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और उसी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर, भारत के जितने भी नागरिक थे उन पर कंट्रोल किया, भारत के जितने भी सैन्य थे उन पर, और जितने राजस्व संबंधी जो कार्य थे उन सभी पर नियंत्रण रखा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और ये किस अधिनियम के तहत? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। बात समझ में है दोस्तों? आगे चलते हैं। अभी भी भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। यानी भारत के साथ पीट्स इंडिया एक्ट का क्या हुआ? कंपनी का एक अधिकार बना रहा। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका क्या किया? भारत के साथ व्यापार करने का मतलब एक अधिकार था और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने का भी अधिकार था। आगे क्या है दोस्तों देखते हैं। तो अतः ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की स्थापना की गई। यानी ब्रिटिश भारत पे क्या हो गया कि ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन, इसी को कहते हैं द्वैध शासन की स्थापना पे है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी दो तरह की शासन, दोहरा शासन। गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद के निर्णय को न मानने की शक्ति प्रदान की गई। समझ में? जो गवर्नर जनरल थे उनको महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिषद के निर्णय को न मानने की शक्ति प्रदान की गई। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सेना, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों की सेना का सेनापति बना दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या किया गया कि परिषद के निर्णय को न मानने का अधिकार तो प्रदान किया गया, न शक्ति प्रदान की गई कि वो परिषद के निर्णय को न माने। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया और उसे भारत में ब्रिटिश सेना, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों की सेना का सेनापति बना दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। 1784 के एक्ट के द्वारा स्थापित सिद्धांतों ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन का आधार तैयार किया। सेना, पुलिस, नागरिक सेवा और न्यायालय वे प्रमुख एजेंसियां, निकाय थी जिनके माध्यम से गवर्नर जनरल शक्तियों का प्रयोग और उत्तरदायित्व का निर्वाह करता था। यानी 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा जो सिद्धांत स्थापित किए गए थे, उस सिद्धांत ने क्या किया कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन का आधार तैयार कर दिया कि ब्रिटिश जो थे वो कैसे प्रशासन कर सकते हैं भारत पर। सेना, पुलिस, नागरिक सेवा और न्यायालय वे प्रमुख एजेंसियां थीं, यानी सिस्टम था, एजेंसियां थीं जिनके माध्यम से गवर्नर जनरल शक्तियों का प्रयोग और उत्तरदायित्व का निर्वाह करता था। यानी कि ये जो आपके पुलिस सेवा हो गई, सेना हो गई और न्यायालय, ये सब क्या थी? एक एजेंसी थी जो क्या करती थी, जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था और उसे निभाता था। आगे देखते हैं। कंपनी की सेना में एक बड़ा भाग भारतीय नौसैनिक का भी था। यानी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसमें प्यारे दोस्तों भारतीय सैनिकों का भी बड़ा रोल था, जिसका आकार ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के साथ बढ़ता गया और एक समझ इन सिपाहियों की संख्या लगभग 2 लाख हो गई थी। बस समझे? कंपनी जो थी ब्रिटिश कंपनी, उसमें करीब जो भारतीय सैनिक थे उसका भी एक बड़ा भाग था और भारतीय सैनिकों की संख्या ब्रिटिश कंपनी में कितनी हो गई थी? लगभग 2 लाख के करीब। बस समझे दोस्तों? आगे चलते हैं। दोस्तों इन्हें नियमित रूप से वेतन प्रदान किया जाता था और अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता था। भारतीय सैनिकों के यहाँ नौकरी करने वाले सैनिकों को प्रायः सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं। यानी कि इस नियम के द्वारा वेतन दिया जाता था, जो आपके सैनिक थे और या जो अधिकारी थे उन सब के वेतन दिए जाते थे और अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रयोग करने के लिए, यानी यूज़ करने के लिए उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती थी। भारतीय शासकों के यहाँ नौकरी करने वाले जितने भी सैनिक थे उनको ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं थी। आगे दोस्तों, आगे चलकर एक के बाद एक सफलता प्राप्त करने के कारण कंपनी की सेना के सम्मान में वृद्धि होती गई, जिसने एक नए रंग रूटों को इसकी ओर आकर्षित किया। यानी आगे चलकर इनकी क्या हो गई? सफलता बढ़ती गई और इनके कंपनी की सेना के सम्मान में वृद्धि होती गई। जो कंपनी की सेना थी उसके सम्मान में क्या हो? बढ़ोतरी होती गई, जिसने एक नए रंग रूटों को इसको क्या किया? आकर्षित किया। आगे दोस्तों, लेकिन
सभी अफसर यूरोपी थे। भारत में कंपनी की सेना के अतिरिक्त ब्रिटिश सैनिकों की भी उपस्थिति थी। यानी जो ब्रिटिश सेना थी वो क्या थी दोस्तों, उसके जो अफसर थे वो यूरोपी होते थे, और भारत में जो कंपनी की सेना के अतिरिक्त ब्रिटिश सैनिकों की भी उपस्थिति थी भारत में। आगे देखते। हालांकि कंपनी की सेना में नियुक्त भारतीय सैनिकों ने अत्यधिक सक्षम होने की ख्याति अर्जित की थी, लेकिन वे औपनिवेशिक शक्ति के भाड़े के सैनिक मात्र थे। यानी कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी सेना में जो भारतीय सैनिक नियुक्त किए जाते थे, उन्होंने अपने अत्यधिक सक्षम यानी कि अत्यधिक मजबूत होने के लिए, अत्यधिक ट्रेंड होने के लिए, बात समझे, मतलब बहुत मजबूत, बहुत अच्छे सैनिक होने का ख्याति अर्जित किया कौन, भारतीय सैनिकों ने, लेकिन वे औपनिवेशिक शक्ति के भाड़े के सैनिक मात्र थे। ठीक है, आगे है, क्योंकि ना तो उसमें वह गर्व की भावना थी जो किसी भी राष्ट्रीय सेना के सैनिक को उत्साह प्रदान करती थी, और ना ही पदोन्नति के बहुत अधिक अवसर उन्हें प्राप्त थे। यानी कि जो ब्रिटिश सेना थी उसमें कुछ भारतीय सेना भी थी। उस भारतीय सैनिकों में क्या थी दोस्तों, जो भारतीय सेना के सैनिक थे उनमें कोई उत्साह पर नहीं था, जिससे वो, और ना ही उन्हें कोई पदोन्नति के बहुत अवसर प्राप्त होते थे, यानी कोई उनका प्रमोशन के भी कोई अवसर उनको नहीं मिलते थे। तो दोस्तों इन्हीं कारकों ने कई बार उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया, जिनमें सबसे महान विद्रोह क्या था, 1857 का विद्रोह। ठीक, आगे देखते हैं। तो दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट में एक प्रावधान विजयों की नीति पर रोक लगाने से भी संबंधित था, लेकिन उस प्रावधान को नज़रअंदाज कर दिया गया। पीट्स इंडिया एक्ट में एक ऐसा भी प्रावधान था जिसमें कि जो विजय की नीतियों पर रोक लगाने से संबंधित था, लेकिन उस प्रावधान को क्या कर दिया गया, नज़रअंदाज से उसे लागू नहीं किया गया। आगे है, क्योंकि ब्रिटेन के आर्थिक हितों, जैसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से निकलने वाले तैयार माल के लिए बाजार बनाने और कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज करने के लिए नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। कि जो ब्रिटेन के आर्थिक हित थे, यानी कि इकोनॉमिकल, ठीक है, उसकी मजबूती के लिए ब्रिटेन के फैक्ट्रियों से जो निकलने वाले तैयार माल थे उसके लिए बाजार बनाने की ज़रूरत थी, और कच्चे माल के नए स्रोतों की खोज, यानी कि कच्चे माल लाने के लिए भी, ठीक है, उसी से तो तैयार किए जाएंगे माल नए, और नए क्षेत्रों पर क्या हो, विजय प्राप्त करना जरूरी था। आगे है, साथ ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नए विधि क्षेत्रों पर जल्द से जल्द कानून व्यवस्था की स्थापना करना भी आवश्यक था। अतः एक नियमित पुलिस बल की व्यवस्था की गई ताकि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। साथ ही ये जो पीट्स इंडिया एक्ट के उद्देश्य थे उनको प्राप्त करने के लिए विजित क्षेत्रों पर जल्द से जल्द कानून व्यवस्था की स्थापना करना भी आवश्यक था, ताकि जो पुलिस बल की व्यवस्था की और एक पुलिस व्यवस्था की गई थी, ठीक है, यानी क्या किया गया, कानून व्यवस्था के अंतर्गत एक पुलिस बल की व्यवस्था की गई ताकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, कोई उस नियम को तोड़े नहीं। दोस्तों कार्निवालिस के समय में इन बलों को एक नियमित रूप प्रदान किया गया, यानी लॉर्ड कार्निवालिस के समय में पुलिस बलों को एक नियमित रूप प्रदान किया गया। 1791 में कलकत्ता के लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई, और जल्द ही उन्हें अन्य शहरों में भी कोतवालों की नियुक्ति किया गया। आगे है, जिलों को थानों में विभाजित कर दिया गया, और प्रत्येक थाने का प्रभार एक दरोगा को सौंपा गया। गाँवों के वंशानुगत पुलिस कर्मचारियों को नौकरीदार बना दिया गया। बाद में जिला पुलिस अधीक्षक के पद सृजित किया गया। यानी कि कार्निवालिस के समय में 1791 ईस्वी में क्या किया गया, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई, और जल्दी उन्हें शहरों में कोतवालों को भी नियुक्ति की गई, जो शहर थे उसमें कोतवालों की भी नियुक्ति की गई। आगे देखते हैं। हालांकि पुलिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पुलिस थे उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस समझ आ रही है। लेकिन वह कभी भी लोकप्रिय नहीं बन पाई। जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने क्या किया कि कानून एवं व्यवस्था की स्थापना में काफ़ी भूमिका निभाई, लेकिन कभी भी लोकप्रिय नहीं बन पाई। उसने, पुलिस बल ने क्या किया कि भ्रष्टाचार और सामान्य जनता को तंग करने की प्रवृत्ति के कारण बदनामी ही अर्जित की। क्या करते, जनता को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। बस समझ में दोस्तों, जनता क्या करते थे, हो गया। आगे देखते हैं। अतः यह पूरे देश में सरकारी प्राधिकार बन गया, यानी कि पूरे देश में ये सरकारी क्या हो गया, प्राधिकार बन गया। इसके निचले दर्जे के सिपाही को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। सेना की
तरह यहाँ भी उच्च पदों पर केवल यूरोपीय शक्ति ही या यूरोपीय व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता था। यानी क्या था कि निचले दर्जों के जो सिपाही थे उनके वेतन बहुत कम थे, और इसी तरह सेना की यहाँ भी जो सेना थी उसमें भी उच्च पदों पर केवल यूरोपीय शक्तियों, ठीक है, जो उच्च पद होते थे सेना के उस पर केवल यूरोपीय व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक, आगे देखते हैं पीट्स इंडिया एक्ट के लाभ के बारे में। पीट्स इंडिया एक्ट का लाभ, तो दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ने रेगुलेटिंग एक्ट 1776 की कंपनी को निम्नलिखित तरीकों से ठीक किया। पहला है, इसने भारत में प्राधिकार के विभाजन को सरल बना दिया। दूसरा है, गवर्नर जनरल के कार्यालय को अधिक शक्तिशाली बनाया गया, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो गई। बस समझिए, गवर्नर जनरल के कार्यालय को अधिक शक्तिशाली बना दिया गया, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या हो गई, आसान हो गई। आगे पे दोस्तों, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन करके बंगाल का गवर्नर जनरल ताज की ओर से भारत का एक प्रकार का शासक बन गया। यानी बम्बई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के अधीन थी, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी ताजपोशी की गई, जिससे भारत का एक प्रकार का भारत जो बन गया एक प्रकार का शासक बन गया। आगे है, गवर्नर जनरल परिषद में परिषदों की संख्या घटाकर 3 कर देने से बराबरी का प्रश्न ही नहीं उठता। ये भी एक ठीक है। आगे है, इसने कंपनी सरकार और ब्रिटिश सरकार के बीच मतभेदों को सुलझा दिया था। आगे है, यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौते के लिए कुशलतापूर्वक तैयार किया गया था। आगे चलते हैं, ये जो पीट्स इंडिया एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच जो समझौता था उसको कुशलतापूर्वक तैयार किए जाने के लिए बनाया गया था। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पहले दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की कमियाँ। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण बदलाव के बावजूद यह कानून अपनी कमियों से रहित नहीं था, यानी इसमें भी बहुत सारी कमियां थीं। ये कमियां ब्रिटिश भारत के शासन के सुधार के लिए अधिनियम के प्रयास में निहित जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करती है। यानी पीट्स इंडिया एक्ट की जो कमी थी वो ब्रिटिश भारत के शासन में सुधार के लिए जो प्रयास थे उसमें जो जटिलताएँ थीं, जो चुनौती थी उसको उजागर करती कि जो ब्रिटिश जो थे वो भारत के शासन में क्या करते थे, अच्छे से अधिनियम नहीं बना पाते थे, उसमें बहुत सारी जटिलताएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, वही चीज़ उजागर हुई। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों दोहरी नियंत्रण प्रणाली में अशिष्टताएं। ठीक, अशिष्टताएं भी कह सकते हैं स्पष्टताएं, यानी कि दोहरी नियंत्रण प्रणाली में अस्पष्टताएं, यानी कि ये नहीं पता था कि किसको कौन सा अधिकार दिया जाएगा। तो वह दोस्तों अधिनियम के द्वारा शुरू की गई दोहरी नियंत्रण प्रणाली ने एक जटिल और अक्सर विरोधाभासी शासन की संरचना बनाई। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा क्या हो गया कि दोहरी नियंत्रण प्रणाली ने एक जटिल और विरोधाभास, यानी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे का विरोध करने की संरचना बनाई। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के बीच कोई स्पष्ट नियंत्रण रेखा नहीं थी। नियंत्रण बोर्ड, निदेशक न्यायालय और गवर्नर जनरल की शक्तियाँ वस्तुनिष्ठ के बजाय व्यक्तिपरक थीं, यानी कि व्यक्ति के को परख कर ही उनको जो है क्या शक्तियाँ दी जाती थी। आगे चलते हैं, पीट्स इंडिया एक्ट में पहले दोस्तों भ्रष्टाचार का जारी रहना, ये भी एक महत्वपूर्ण था। तो कदाचार पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग जारी रहा। यानी कि उसका जो बुरा व्यवहार था पीट्स इंडिया एक्ट के जो और ब्रिटिश सेना के जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, उनके दुर्व्यवहार कदाचार पर अंकुश लगाने के बावजूद भी कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार जारी रहा और सत्ता का दुरुपयोग जारी रहा। जो अधिकारी होते थे वो क्या करते थे, अपनी सत्ता का, अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करते थे। आगे है, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि हुई। कार्यकारी परिषद के सदस्यों में कमी से गवर्नर जनरल को लाभ मिला। यानी कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे क्या हुआ, उनके कमी से गवर्नर जनरल को लाभ मिल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर जनरल को अपने मनमाने फैसले लेने के लिए कार्यकारी परिषद से केवल एक वोट की आवश्यकता थी। जो गवर्नर जनरल थे वो किसी भी मामले में फैसला लेने के लिए परिषद से केवल एक वोट की उन्हें आवश्यकता पड़ती थी। आगे पे दोस्तों प्रशासनिक कठिनाई। तो स्पष्ट दिशा निर्देशों और जिम्मेदारियों के अभाव ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के शासन में प्रशासनिक कठिनाइयाँ और अनिश्चितताएँ पैदा की। यानी जो दिशा निर्देश थे, जो डायरेक्शन थे, जो नियम कानून थे, वो कैसे लागू होंगे, कैसे नहीं लागू होंगे, किसको कौन सी शक्तियाँ दी जाएंगी, किसको कौन सा अधिकार दिया जाएगा, इन सब को क्या था, स्पष्ट नहीं था। इसके अभाव से भारत में ब्रिटिश क्षेत्र जो थे उसमें शासन में प्रशासनिक कठिनाइयाँ और अनिश्चितताएँ पैदा कर दी।
ठीक, कोई चीज़ निश्चित नहीं थी, ठीक, और प्रशासनिक कठिनाइयाँ कि वो प्रशासन जो किया जाता था क्षेत्रों पर वो कैसे किया जाएगा, ठीक, उसमें काफ़ी कठिनाई पैदा हो गई। अब भारतीय हितों की उपेक्षा। तो प्यारे दोस्तों, इस अधिनियम ने भारतीय आबादी के कल्याण और आकांक्षाओं पर ब्रिटिश हितों की प्राथमिकता दी। यानी कि जो पीट्स इंडिया एक्ट थी उसने क्या किया कि भारतीय आबादी के कल्याण, जो भारत की जो जनताएं थीं, जो जनसंख्या थी, और ठीक है, उनके कल्याण और उनकी आकांक्षाओं पर ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी गई। आगे है, इसने जो शासन संरचना स्थापित की और भारतीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय ब्रिटिश नियंत्रण को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। यानी कि जो शासन संरचना ब्रिटिश पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो शासन की संरचना स्थापित की गई थी वह भारतीय लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि नियंत्रण को अधिकतम करने के लिए, यानी कि ब्रिटिश नियंत्रण, यानी कि जो ब्रिटिश कंट्रोल था, कंट्रोल ऑफ बोर्ड, उसकी जो नियंत्रण शक्तियाँ थी उसको अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। बात समझे दोस्तों? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें, इस वीडियो को देख सकें। जितना ज़्यादा लोग इस चैनल को देखेंगे, जुड़ेंगे, जितना लोग इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, उतना मनोबल बढ़ेगा हमारा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को और दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।